नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म आयु विक्ट्री एजू हब पर। करंट अफेयर्स 2025 सितंबर माह के अंदर ये एक मैराथन क्लास होने वाली है, जिसके अंदर सितंबर माह के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन इस क्लास के अंदर ऐड कर दिए। देखिए, टॉप 90 या फिर 90 क्वेश्चन के आसपास इस क्लास के अंदर आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, वो सारे इंपोर्टेंट। देखिए, सितंबर का माह बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला है। रामसर साइड 2 और मिल गई हैं, तो वो उनको इंपोर्टेंट होने वाला है। उसके अलावा उपराष्ट्रपति के चुनाव भी हुए। इस हिसाब से देखा जाए तो सितंबर माह एक बहुत इंपोर्टेंट मंथ बोल सकते हो आप, क्योंकि इसमें से प्रश्न आना तय है भाई। 1 या 2-3 प्रश्न तो इसमें से आएंगे। आप पूरे प्रश्न को एकदम ढंग से देखेगा। हम पूरा का पूरा प्रश्न को एक देखने वाले हैं। ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लेने वाला हूं, कम समय के अंदर अधिक जानकारी आपके पास पहुंचने वाली है। और अब बता दूं मैं आपको, इससे पहले आप क्लास के ऊपर जाएं उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले समय में जितने भी क्लासें आ रही उन सब का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास हो। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिलने वाली है, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप ज्वाइन करना कर सकते हैं। देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं और आप सभी का साथ बना रहा तो ही ये क्लास कंप्लीट हो पाएगी, इसलिए आप धैर्य से और हमारा साथ बने रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक मुझसे जरूर कीजिएगा। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश आप भी करिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। और ये क्लास कैसी लगी आपको उसके बारे में भी आप अपना कमेंट जरूर करके बताएगा। मैं आपको बता दूं, आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने जा रही है उन सभी परीक्षाओं के अंदर सितंबर माह इंपोर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर कौन कौन से देखने वाले हैं तो देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों का मिश्रण करके मैंने क्वेश्चन बना दिया है। जितना भी बन सकते हैं सितंबर माह के अंदर वो सारे के सारे क्वेश्चन इसके अंदर ऐड कर दिए। राष्ट्रीय पे अंतर्राष्ट्रीय कुछ नियुक्तियां भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां बहुत बार पूछे जा रहे हैं, युद्ध अभ्यास भी है। उसके अलावा दादा साहब फाल्के पुरस्कार, उपराष्ट्रपति चुनाव भी हो रखा है। तो सारे जितने भी इंपोर्टेंट बिंदु बन सकते हैं वो सारे के सारे इस क्लास के अंदर आपको मिलने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आप इसके ऊपर तो स्टार लगा दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको इस क्वेश्चन का अगर आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएगा। क्लास कैसी लगी इसके बारे में भी जरूर करके कमेंट करके बताएगा। और देखिए, पहला क्वेश्चन है, वर्तमान जो कि सितंबर 2025 तक भारत में कितनी रामसर साइट घोषित की जा चुकी है। यह प्रश्न है, क्या 93 है या फिर 100 है या फिर 95 है या फिर 101 है। ये क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। देखिए, कितने साइड अभी तक, देखिए पहला आंकड़ा अलग था लेकिन अब है वो नवीनतम साइटें बन चुके हैं रामसर साइट। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो अभी नवीनतम साइट बनी है उनकी संख्या है 93, ठीक है ना। 93 संख्या है इनकी, 93 संख्या है भाई, ध्यान रखना इनकी संख्या कितनी है 93। 93 अब तक हो चुके हैं। देखिए, पहला 91 थी, 91 थी और उससे पहले 89 थी। 91 कैसे हुई, 2 राजस्थान के अंदर बन चुकी थी, एक तो मैनार जो कि आपके उदयपुर के अंदर और एक हिचन फलोदी के अंदर बनी थी, तब हो गई थी 91। लेकिन वर्तमान के अंदर 93 हो गई। इसका मतलब 2 और जुड़ गई हैं और ये दोनों कहां पर है, दोनों आपके बिहार राज्य के अंदर है। ध्यान रखना, बिहार राज्य के अंदर है। एक तो बना है गोकुल जिला से और दूसरी बनी है उदयपुर झील। ये उदयपुर झील और गोकुल जिला से दोनों के दोनों बिहार राज्य के अंदर है, ना कि ये राजस्थान के अंदर है, ठीक है ना भाई। ये दोनों के दोनों बिहार राज्य के अंदर है। उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 2 फरवरी 1971, डेट याद रखिएगा, 2 फरवरी 1971 को रामसर नामक स्थान ईरान के अंदर पड़ता है। वहां पर आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन होता है और तब से ही ये स्टार्ट है भाई, जो हर साल लगातार होता रहे। और ध्यान रखना, 2 फरवरी को ही हम क्या मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस भी मनाते हैं। अब देखिए, भारत है वो 1 फरवरी 1982 को भारत इसके इस समझौते के तहत शामिल हो गया। और वर्तमान में भारत के अंदर देखा जाए, संपूर्ण भारत के अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य के अंदर है, जिसके कितने हैं 20 है भाई। और राजस्थान के अंदर देखा जाए तो 4 है भाई, 2 पहले से थे, 2 नए बन गए। एक तो पहला सांबर था, उसके अलावा कौन सा था,
केवला देवता, ठीक है ना, और 2 मेनार, एक उदयपुर के अंदर और खींचन फलौदी के अंदर। तो ये पूरा का पूरा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा दीजिएगा। ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं हर परीक्षा के अंदर देखने को मिलेगा। तो देखिए 93 साइड हो चुकी है रामसर की। अब आप कमेंट करके मुझे ये बताइएगा, वर्तमान भारत के अंदर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है भारत की अभी तक, वर्तमान में अभी तक, ठीक है ना। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आ चुका है और सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति है। कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति बने? क्या 12वें क्रम के बने, या फिर 11वें क्रम के, या फिर 14वें क्रम के, या फिर 15वें क्रम के? आपको बताना है जो अभी नवीनतम चुनाव हुआ है उपराष्ट्रपति का, तो ये कौन से क्रम के व्यक्ति बने। मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा एक चीज यहां पर ध्यान रखना, ये अगर देखा जाए इनके पद के क्रम के हिसाब से देखा जाए तो ये 17वें क्रम के भाई, पद के क्रम के हिसाब से देखा जाए तो ये कितने क्रम के हैं? 17वें क्रम के। अब देखिए एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक हामिद अंसारी, ये 2-2 बार बन गए भाई, डबल बार, यानी कि ये 2-2 बार बन चुके हैं। तो अगर पद के हिसाब से देखा जाए तो 17वां क्रम है, लेकिन अगर इनका व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो फिर इनका कौन सा क्रम होगा? ध्यान रखना, यह क्रम होगा 15वां क्रम। कौन सा क्रम होगा? 15वां क्रम होने वाला है। 15वां क्रम होगा व्यक्ति के तौर पर, क्योंकि 2 व्यक्ति है वो हामिद अंसारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2-2 बार रह चुके हैं, इस कारण इनका पद है वो 15वां हो गया। नहीं तो अगर पद के हिसाब से देखा जाए तो 17वां क्रम है भाई। अब देखिए ये कहां के थे? तो ये तमिलनाडु राज्य के थे। महाराष्ट्र के वो राज्यपाल थे भाई, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले हाल ही में इन्होंने ही चुनाव, इनके सामने एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि एक न्यायमूर्ति या फिर न्यायाधीश थे। तो इनके मध्य ही ये मुकाबला था और जीत कौन गए? सीपी राधाकृष्णन। अब भारत के जो कि व्यक्ति के तौर पर 15वें, पद के तौर पर 17वें क्रम के रूप में इन्होंने शपथ ली है सीपी राधाकृष्णन, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल और तमिलनाडु राज्य के रहने वाले। अब देखिए भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद नंबर 63 के अंदर लिख रखा है। उसके अलावा अनुच्छेद नंबर 64 राज्यसभा का पदेन सभापति हो गए, कौन? उपराष्ट्रपति। 65 के तहत जब उपराष्ट्रपति की नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति करते हैं। 66 के तहत इनका निर्वाचन है वो, देखिए इनके निर्वाचन है वो अनुच्छेद 66 के तहत है। देखिए निर्वाचन के अंदर संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदन के भाग लेते हैं इनके चुनाव के अंदर, निर्वाचक मंडल के अंदर। और 67 अनुच्छेद के आर्टिकल के अंदर वाइस प्रेसिडेंट का त्याग पत्र जो कि राष्ट्रपति महोदय को दे देते हैं। तो ये आप ध्यान रखना। और बी सुदर्शन रेड्डी इनके सामने थे भाई। तो ये आपको पता होना चाहिए इतना। और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, और ये अनुच्छेद भी ध्यान रखना, कहीं ना कहीं आपका प्रश्न यहां से बनने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, ओडिशा का देवरीगढ़, कौन सा? ओडिशा का देवरीगढ़ है वो, ओडिशा का देवरीगढ़। ओडिशा का देवरीगढ़ राज्य का तो तीसरा और देश का नवीनतम और राज्य का तीसरा कौन सा बाघ अभ्यारण्य बन गया है? तो देखिएगा 56वां बना, 57वां बना, 60वां बना या फिर 59वां बना। तो कौन सा बन गया है? ये कौन सा बना है? तो ध्यान रखिएगा ये कौन सा बन गया है। तो ये है ना देश का, तो देखिए ओडिशा राज्य का तो देवरीगढ़ बन गया है तीसरा, लेकिन पूरे भारत का ये बन गया है 59वां ये बन चुका है भाई। अब 59वां बन चुका है तो देखिए 58वां कौन सा था? तो देखिए 58वां कौन सा था? 58वां देखिए 58वां बाघ अभ्यारण्य था माधव, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता भी, मध्य प्रदेश के अंदर माधव, जो कि 58वां बाघ अभ्यारण्य था। अब भारत में वर्तमान में कितने हैं? तो 59 है भाई। उसके अलावा अभी वर्तमान के अंदर भारत के अंदर जो नेशनल पार्क है उनकी संख्या कितनी है? 107। जो नवीनतम कौन सा है? सिमलीपाल, ओडिशा के अंदर है। कहां पर है? सिमलीपाल, ओडिशा के अंदर है। तो ये तक आपको पता होना चाहिए। मैंने बोला ना जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर प्रश्न आपको कहीं ना कहीं परीक्षा के अंदर देखने को मिलेगा, इसलिए आप इस क्लास को एकदम ध्यान से पूरक देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो इस क्लास को देखने के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर क्लास पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने की भी कोशिश कीजिएगा। देखिए चौथा प्रश्न देखिए, एससीओ शिखर सम्मेलन 2025
जिसका 25वां का आयोजन कहां हुआ है? ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन और पाकिस्तान। देखिए एससीओ संघाई सहयोग संगठन का यह सम्मेलन 25वां सम्मेलन था, जो कि कहां पर हो रहा है? तो कहां पर हुआ है? तो आप सबको पता होगा यह सम्मेलन कहां पर हुआ है? चीन के अंदर हुआ है, और यहां पर मोदी जी खुद गए हुए थे भाई, ठीक है ना। अब देखिए संघाई सहयोग संगठन के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। देखिए संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2025 का है। यह 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के मध्य आयोजित हुआ था। कहां हुआ था? राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने क्या की थी? इसकी अध्यक्षता की थी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इनकी अध्यक्षता की थी। अब देखिए संघाई, जिसकी स्थापना 2001 के अंदर 15 जून 2001 को संघाई 5 के नाम से की गई थी। 15 जून 2001 को तो संघाई भाई नाम पड़ा था, लेकिन उससे पूर्व 1996 के अंदर संघाई 5 के नाम से इसकी स्थापना होती है। और इस समय इसके अंदर 5 देश ही थे। किस समय? 1996 के समय। लेकिन 2001 के बाद में इसका नाम संघाई हो गया। कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान, ये जिस समय इसकी स्थापना हुई उस समय इसके सदस्य थे। वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं, ठीक है ना। 9वां सदस्य ईरान है, 10वां बेलारूस है, ये भी ध्यान होना चाहिए। भारत इसके अंदर 2017 के अंदर भारत पाकिस्तान शामिल होते हैं। 2024 के अंदर कजाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर इसका क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चीन के अंदर है। तो ये पूरी जानकारी हो गई एससीओ के बारे में, क्योंकि एससीओ से हमेशा प्रश्न आता है और कहीं ना कहीं आपको इससे प्रश्न देखने को मिलने वाला है। आपको ये पता होना चाहिए एससीओ का जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो कहां पर हुआ है? चीन के अंदर हुआ है। शी जिनपिंग ने इसकी अध्यक्षता की। 25वां सम्मेलन था। कौन सा? 25वां। पिछली बार वाला कहां हुआ था? पाकिस्तान और कजाकिस्तान के अंदर हुआ था। हेडक्वार्टर कहां है संघाई का? तो बीजिंग के अंदर है। भारत कब शामिल हुआ? 2017 के अंदर इसमें शामिल हो जाए। वर्तमान के अंदर इसके अंदर 10 देश हैं। 10वां बेलारूस है, जबकि 9वां ईरान है भाई। तो ये थी जानकारी। चलेगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा स्पीड भी बनाते हैं। भारत थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री, कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? 13वां, 12वां, 14वां या फिर 15वां? कौन सा? देखिए भारत और किसके मध्य? थाईलैंड के मध्य मैत्री युद्ध अभ्यास होता है, और ये है ना इस कौन सा है? तो देखिए ये है 14वां संस्करण। 14वां संस्करण हुआ है, और ये कहां पर हुआ है? तो देखिए ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत थाईलैंड के मध्य हुआ है। ये उमरोई के अंदर हुआ है, और उमरोई कहां पर पड़ता है? मेघालय के अंदर। इसका मतलब भारत के अंदर यह आयोजन हुआ भी, इसका भारत के अंदर आयोजन हुआ है। 2006 से इसका शुरुआत हो जाती है। बैंकॉक, जो कि किसकी राजधानी है? थाईलैंड की राजधानी है। सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है किसको? थाईलैंड को। यह जानकारी आपको होनी चाहिए। मैत्री युद्ध अभ्यास भारत थाईलैंड 14वां संस्करण, भारत उमरोई मेघालय के अंदर। आपको सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज याद होनी चाहिए, कौन सा युद्ध अभ्यास किसके मध्य हो रहा है, एक तो ये याद होना चाहिए, कौन सा संस्करण ये याद होना चाहिए, और कहां पर हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए, और कब शुरुआत हुई। अगर ये भी याद रह सकता है तो बहुत अच्छी बात है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 120, 115, 130 या फिर 100? उससे पहले यहां आ जाएगा, देखिए भारत है ना इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, यह संस्था है वो इसका जारी करती है। और ध्यान रखना अब की बार ये 19वां संस्करण है। उसके अलावा टोटल देश 163 हैं। एशिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा? सिंगापुर है भाई। और सबसे अशांत, अच्छा एशिया का सबसे शांतिपूर्ण यह है, लेकिन सबसे शांतिपूर्ण अगर विश्व के स्तर पर देखा जाए तो आइसलैंड है, और अशांतिपूर्ण देश रूस है भाई। देखिए पूरे विश्व के अंदर शांतिपूर्ण वाला देश तो आइसलैंड है, एशिया के अंदर देखा जाए तो सिंगापुर है, और कोई अशांतिपूर्ण देश देखा जाए तो रूस है। लेकिन इसके अंदर स्थान कौन सा स्थान रहा है भारत का? देखिए भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो देखिए भारत है वो 115 नंबर पर रहा है शांति के रूप में। भारत का शांति के रूप में वैश्विक शांति की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का 115वां स्थान आया है वैश्विक शांति सूचकांक के 2025 की रिपोर्ट के अनुसार। चलेगा, अगला प्रश्न लेते हैं। देश का पहला गैर सरकारी संगठन जिसे रेमन मैक्स से कौन सा अवार्ड? रेमन मैक्स से अवार्ड दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, एजुकेट गर्ल्स या फिर इटली या फिर पाकिस्तान को दिया गया है। देखिए इसमें प्रश्न का आंसर सीधा डायरेक्ट ही लिखा हुआ है, ऑप्शन बदले नहीं गए। तो मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का सीधा सीधा आंसर यही होने वाला है।
एजुकेट गर्ल्स को अब की बार रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। एजुकेट गर्ल्स, अब देखिए यहां पर आ जाएगा एजुकेट गर्ल्स है ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एक संस्था राजस्थान की है भाई। कहां की है? राजस्थान की है। यह पुरस्कार जीतने वाला देश का पहला क्या है? एनजीओ है। और यह फर्स्ट भारतीय, पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने रेमन मैग्सेसे अवार्ड लिया था? तो विनोबा भावे ने लिया था। एशिया का इसको नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर दिया जाता है और यह 67वां है भाई, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो देश का अब तक का सबसे जो पहली संस्था है भारत की, जिसको ये एनजीओ पहला एनजीओ है जिसके तहत इनको एजुकेट गर्ल्स, जो कि राजस्थान का है, जो कि एक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और इनको ये अवार्ड दिया गया है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जो कि भारत की पहला एनजीओ है। अगला देखिए, भारत यूएसए के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास। देखिए इसका नाम ही यही है, यही इनका नाम है, युद्ध अभ्यास। संयुक्त युद्ध अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है भारत और यूएसए यानी कि अमेरिका के मध्य? भारत अमेरिका के मध्य 9वां, 21वां, 22वां या फिर 15वां? तो देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूं, यह है ना भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित होता है युद्ध अभ्यास। अब की बार होस्ट कौन कर रहा था? अमेरिका होस्ट कर रहा था। अलास्का यूएसए के अंदर हुआ आयोजित। यह युद्ध अभ्यास 2004 से प्रति वर्ष चल रहा है, मतलब हर 2004 से लगातार चल रहा है। अब देखिए इनका जो संस्करण था, ये कौन सा संस्करण था? तो ये आपको इंपॉर्टेंट यही है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो 21वां संस्करण था। देखिए ये किसके मध्य होता है? भारत यूएसए। कौन सा संस्करण? 21वां संस्करण। कौन से देश? यूएसए, इंडिया, और 2004 से स्टार्ट हुआ है। अब की बार कहां हुआ है? अमेरिका के अंदर हुआ है। कौन सा? अलास्का के अंदर हुआ था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए क्लास अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो बनता है भाई। उसके अलावा अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लोग आगे लोगों तक भी आप क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा इस क्लास को ना। अगला प्रश्न देखिए, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, जापान, इटली या फिर नेपाल? तो वो कौन सा देश है जो कि 2026 के अंदर बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करने जा रहा है? तो मैं आपको बता दूं, देखिए 2025 के अंदर तो पेरिस ने की थी, 2025 के अंदर पेरिस ने की थी, और इसी प्रतियोगिता के अंदर कांस्य पदक जीत के लेके आए थे कौन? सात्विक चिराग 2024-25 वाली में। लेकिन अब 2025 वाली होने वाली है और इसके अंदर कौन मेजबानी करने वाला है? भारत अब की बार 2026 का जो मेजबानी करेगा वो देश कौन सा है? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के वो मेजबानी करेगा भारत। चलेगा अगला प्रश्न लेते हैं। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में कौन सी मानक दर को हटाने की मंजूरी दे दी गई है? यह आप सबने देखा होगा, बहुत ज्यादा चर्चित भी था। 12, 28, 5, 12 या फिर 5, 40, 18, 28, ये सभी प्रतिशत में है भाई, ये ध्यान रखना, ये सभी प्रतिशत में है, प्रतिशत में है भाई, ये सभी प्रतिशत में है। तो कौन सी मदें हटा दी गई हैं? तो ध्यान रखना, पहले कौन सी थी? 5, 12, 18, 28, 40। निर्मला सीतारमण जो कि अभी वित्त मंत्री हैं, और ये जो नई दरें जो हटाई हैं वो 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगी। तो ये कौन सी हटाई है? कौन सी हटा दी गई है? तो ध्यान रखना, ये हटाई है आपके 12 और 28% अब हटा दी गई है। 12 और 28% को अब हटा दिया गया है मानक दरें। और पीछे कौन सी रह गई? 12 हटा दी, 28 हटा दे, 5 रह गई, 12 और 28 हट गई, 5, 18, 40 रह गई है भाई, 5, 18, 40 रह गई है, 12 और 28% रह गई है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये दो दरें हटा दी गई हैं। अब मानव जीवन के जो आम रोजमर्रा जिंदगी के अंदर जो उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं वो सस्ती दरों पर उपलब्ध होने वाली है। 11वां प्रश्न, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल। मैं बोल रहा हूं ना, सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है। अब जब पहला लगा हुआ है वो तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखिए भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहां पर लॉन्च किया गया है? राजस्थान, गोवा, मणिपुर, असम। तो कहां पर बना है? देखिए ये बना है, इसको कौन लगा रहा है? तो वी फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से। और ध्यान रखना, चोंच वाला गिद्ध संरक्षण होगा ये। कैसा? चोंच वाला गिद्ध संरक्षण। और ये कहां पर बनने जा रहा है? तो ध्यान रखना, ये असम के अंदर बनने वाला है, जो कि भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल होगा। 2024 का G20 शिखर सम्मेलन कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इटली या फिर जापान? कहां पर होने वाला है?
कहां पर होने वाला है G20। अब देखिए G20 से आप इसका आंसर दिए तब तक देखिए G20 जिसकी स्थापना 1999 के अंदर की गई थी। ध्यान रखिएगा इसके अंदर 19 तो देश हैं, एक EU यानी कि यूरोपियन संघ, उसके अलावा अफ्रीकन यूनियन, ये दो अलग अलग संगठन भी हैं और 19 देश है। हेडक्वार्टर कहीं पर भी नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज यही है, हेडक्वार्टर इसका कहीं पर नहीं है। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? भारत के अंदर हुआ था भाई। और 2024 में G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील के अंदर हुआ था, ब्राजील या राजधानी के अंदर। और वर्ष 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहां पर हो रहा है? जोहान्सबर्ग में हुआ। देखिए जोहान्सबर्ग में, ये तो हो गया 2025 वाला, पिछला आपने बता दिया ब्राजील के अंदर, 23 वाला भारत के अंदर, 24 वाला ब्राजील के अंदर, 25 वाला जोहान्सबर्ग के अंदर जो अफ्रीका के अंदर है। अब देखिए 2026 वाला ये कहां पर होगा 2026 के अंदर? तो ध्यान रखना ये 2026 वाला है वो यूएसए के अंदर होने वाला है, यानी कि अमेरिका के अंदर होने वाला है। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उनके साथ में जो जानकारी दे रखी है वो तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न आजकल अच्छे लेवल के आ रहे भाई। अगला प्रश्न देखिए 13वां प्रश्न, एशिया कप हॉकी 2025 में कौन चैंपियन बना है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, भारत या फिर पाकिस्तान? कौन बना है? तो उससे पहले मैं आपको बता दूं ये इसका कौन सा संस्करण था? तो 12वां संस्करण था। एक तो अब की बार होस्ट कौन कर रहा था? बिहार इसको होस्ट कर रहा था। कप्तान कौन था? हरमनप्रीत सिंह। और उप विजेता कौन बना है? दक्षिण कोरिया उप विजेता बना है। लेकिन विजेता कौन बना है? तो ध्यान रखना विजेता अपना भारत बना हुई। एशिया कप हॉकी 2025 के अंदर विजेता भारत, उप विजेता दक्षिण कोरिया, 12वां संस्करण बिहार के अंदर और हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में कप्तान थे भाई। यूएस ओपन का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? यह है प्रश्न, देख लीजिएगा। पीटर जैक्सन, डेविड माले, जेनिक सिनर, कार्लोस अलकराज, किसने जीता ये? देखिए उससे पहले ये सबसे पहले 1881 के अंदर स्टार्ट हुआ। इस प्रश्न का आंसर दे तब तक ये जानकारी ले लेते हैं। ये अब की बार इसका 145वां संस्करण था। कितना? ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। उसके अलावा आर्यन सबालेका जो कि बेलारूस की है, वो महिला कैटेगरी के अंदर इसने जीता भाई। महिला के रूप में अगर पूछे यूएस ओपन किसने जीता? आर्यन सबालेका। लेकिन पुरुष के अंदर कार्लोस अलकराज ने यह खिताब जीता है। पुरुष के अंदर कार्लोस अलकराज है, जबकि महिला के अंदर आर्यन सबालेका है। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए यूएस ओपन के बारे में। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेपाल में कौन से जनरेशन के विरोध प्रदर्शन के कारण गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दिया है? देखिए नेपाल के अंदर वो जनरेशन कौन सी थी? तो आप सबको पता है, कई बार आपने देखा भी होगा, वो जनरेशन थी जैन जी, है ना? जैन जी थी ना, ये जनरेशन थी। और ये जनरेशन थी और ये जैन जी, ये जनरेशन है भाई, ठीक है ना। और बच्चों के कम उम्र वाले जो कि ये जैन जी वाले सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और नौबत यहां तक आ गई कि गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़े, यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी, राष्ट्रपति को, सबको इस्तीफा देना पड़ गया भाई, ठीक है ना। अब नई वहां पर अंतरिम सरकार बन चुकी है, सुशीला कार्की वहां के प्रधानमंत्री बन शपथ ली है, ठीक है ना। तो ये अपना इतना ध्यान रखना, अबे अपने पड़ोसी देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ मतलब विरोध प्रदर्शन किया। यहां पर पहले 26 सोशल मीडिया ऐप बंद कर दिए थे उनके विरोध, क्योंकि वो बंद इसीलिए कहते हैं कि भ्रष्टाचार उजागर ना हो। और उसी के विरोध में फिर वापस ये लड़के यहां पर युवा शक्ति, जिनको जैन जी के नाम से जाना गया, और ये सभी ने उन्होंने प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन इतना भयंकर था कि वहां तक सरकार को अपना पद तक, कुर्सी तक गंवानी पड़ी, यहां तक कि पूरी सरकार ही चली गई और फिर सेना के कंट्रोल में आया। फिर बाद में अंतरिम सरकार के रूप में सुशीला कार्की ने वहां पर शपथ लिए भी। चलेगा, 16वां बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापाड 2025 किन देशों के बीच में हुआ था? भाई ये स्पेलिंग दिख लें भाई, ठीक है ना, JAPAD। ये युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ? भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत जिम्बाब्वे, भारत जापान या फिर भारत रूस? तो ये युद्ध अभ्यास ध्यान रखना, ये युद्ध अभ्यास है वो कहां पर आयोजन हुआ है? युद्ध अभ्यास का रूस के अंदर आयोजन हुआ है। इससे ही पता चल गया कि यह भारत और रूस के मध्य हुआ है। किसके मध्य हुआ? भारत और रूस के मध्य। कहां पर आयोजन हुआ? रूस के मध्य, रूस के अंदर ही
इसका आयोजन हुआ भाई। चलेगा, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में स्वच्छ वायु, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, यह प्रश्न आपको आगामी कई परीक्षाओं के अंदर देखने को मिलेगा। हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किसे श्रेष्ठ स्थान मिला है? इंदौर, जयपुर, अमरावती या फिर आइजोल? तो किसको मिला है? उससे पहले मैं आपको बता दूं, जनसंख्या के अंदर, जनसंख्या 3 से 10 लाख के अंदर तो यह मिला है अमरावती को। उसके अलावा जनसंख्या 3 लाख से अधिक है तो उनको उसमें मिला है आपको देवास को, ठीक है ना, देवास को मिला है। लेकिन ये 10 लाख से अधिक जनसंख्या है उसके अंदर किसको मिला है? तो ध्यान रखना, इंदौर को मिला भाई, इंदौर को मिला है 10 लाख से अधिक में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 10 लाख से अधिक की जनसंख्या में इंदौर को मिला, लगातार मिल रहा है। जनसंख्या 3 से 10 लाख है अमरावती, और जनसंख्या 3 लाख से कम है तो देवास। ये तीनों आपको पता होना चाहिए भाई, प्रश्न पूछा जाएगा। ये प्रश्न सस्ता वाला तो प्रश्न हर बार आता है परीक्षा के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न है, जोनास गहर स्टोरे किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? प्रधानमंत्री नियुक्तियां हुई हैं फ्रांस, जिम्बाब्वे या फिर इटली या फिर नॉर्वे। तो ये किस देश के बने हैं? तो आपको पता होगा ये बने हैं नॉर्वे के प्रधानमंत्री बने हैं। उसके अलावा नॉर्वे जिसकी राजधानी ओस्लो है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। जोनास गहर स्टोरे किसके? नॉर्वे देश का बने हैं प्रधानमंत्री, और नॉर्वे देश की जो राजधानी है वो ओस्लो है। चलेगा, अगला प्रश्न लेते हैं। देश का कौन सा राज्य चौथा पूर्ण, देखिए देश का कौन सा राज्य चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया? यहां पर चौथा पूर्ण साक्षर पूछ रहा है, ठीक है ना। राजस्थान, मणिपुर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तो कौन सा बना है? देखिए यहां पर आइएगा, ये देखिए यहां पर उत्तर भी लिखा हुआ है, इसका मतलब सीधी सी बात यह है हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता दर के साथ में ये बना है। इससे पहले कौन कौन बन चुके हैं? मिजोरम बन चुका है, त्रिपुरा बन चुका है, गोवा बन चुका है, और अब है वो चौथा बना है हिमाचल प्रदेश। देखिए एक प्रश्न और आता है कि 100% डिजिटलीकरण साक्षर जिला कौन सा है? वो केरल है। देखिए केरल के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें, आप कंफ्यूजन हो सकता है, ऑप्शन के अंदर केरल भी आ सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसका आएगा तो डिजिटलीकरण साक्षर लिखा आएगा, और इसके अगर लिखा आएगा पूर्ण साक्षर राज्य। तो ये दोनों का फर्क आपको पता होना चाहिए। मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा और हिमाचल प्रदेश अब चौथा राज्य बन गया है, जबकि केरल है वो डिजिटलीकरण के अंदर पहला राज्य। चले आगे, 20वां प्रश्न, भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहां पर हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर छपने लायक प्रश्न है भाई। विदेशी अटल नवाचार केंद्र, ठीक है ना, भारत का पहला भी है। कहां? यूएसए के अंदर बना, जापान के अंदर बना, या फिर इटली या फिर यूए। तो कहां पर बना और बनाया किसने है? तो ध्यान रखना आईआईटी दिल्ली के सहयोग से यह बना है। और कहां पर बनने जा रहा है? तो इंपॉर्टेंट है, यह बनेगा संयुक्त अरब अमीरात के अंदर, यानी यूएई के अंदर बनने वाला है आपके क्या? भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलेगा, अगला प्रश्न लेते हैं, 21वां प्रश्न, किस राज्य ने भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी को स्थापित किया है? इंपॉर्टेंट है, यह भी पहली है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली है बांस आधारित बायो रिफाइनरी को स्थापित कहां पर किया है? गोवा के अंदर, नागालैंड, मणिपुर या फिर असम। तो वो कौन सा राज्य है भारत का जहां पर ये लगाई गई है? तो आपको बता दें, ये सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि इंजीनियर इंडिया लिमिटेड के सहयोग से लगाई जा रही है, और इसके अंदर क्या होने वाला है? पेट्रोल के साथ में 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। और ये कहां पर लगेगी? ये लगेगी आपके असम राज्य के अंदर। असम राज्य के अंदर ये लगने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, क्लास अगर आपको पसंद आ रही, लाइक जरूर कीजिएगा, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा भाई, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न देखिए, 22वां प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई। भारत का सबसे सुरक्षित शहर, नारी रिपोर्ट आ चुकी है, उसके अनुसार रांची, मुंबई, जयपुर और कोहिमा, वो कौन सा शहर है भारत का? वो कौन सा सुरक्षित शहर है भाई?
नारी की दृष्टि से, मतलब महिलाओं की दृष्टि से। तो देखिए आपको मैं बता दूं, जब तक आप आंसर दें मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो विजया किशोर राहटकर है। विजया किशोर राहटकर है वो राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और ध्यान रखना, नागालैंड की राजधानी कोहिमा या फिर, हाँ, तो कोहिमा वो शहर है जो कि नारी या फिर महिलाओं की दृष्टि से सबसे सुरक्षित शहर है भाई, जो कि रिपोर्ट आई है 2025 के अनुसार। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने। चलेगा, अगला प्रश्न लेते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्गों को 42% कितना 42% आरक्षण किस राज्य ने प्रदान किया है। यानी स्थानीय शासन, पंचायती राज या फिर नगरपालिका, इनके अंदर अब 42% आरक्षण किस राज्य ने प्रदान कर दिया है। तो वो कौन सा राज्य होगा, राजस्थान होगा, तेलंगाना होगा, केरल होगा या फिर गोवा होगा। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखिए, रेवंत रेड्डी किस राज्य के मुख्यमंत्री है, तो ये सबको पता होगा, रेवंत रेड्डी तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री है। और इसी राज्य ने अभी कहा है कि हम स्थानीय निकाय चुनावों के अंदर हम 42% आरक्षण को लागू करने जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर कौन से देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, देखिए लॉरेंस वोंग आए हैं, ऑस्ट्रेलिया का है, जर्मनी के हैं या फिर रूस के या फिर सिंगापुर के, किस देश के हैं ये मैं आपको बता दूं। इससे पहले यहां पर आ जाएगा, अब की बार ये 60वीं वर्षगांठ है और हम इन दोनों जिसके ये आए हैं उसके और हमारे देश के मध्य एक सिम्बेक्स नाम की एक्सरसाइज भी होती है, बोल्ड कुरुक्षेत्र के नाम से भी एक्सरसाइज होती है। तो ये दोनों एक्सरसाइज हमारे भारत और सिंगापुर के मध्य होती है, ठीक है ना, भारत और सिंगापुर के मध्य होती है। क्या नाम है सिंगापुर के प्रधानमंत्री का, क्या नाम है, लॉरेंस वोंग है। लॉरेंस वोंग है जो कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं, जो कि भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। और भारत और सिंगापुर के मध्य सिम्बेक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र ये 2 एक्सरसाइज भी होती है, तो दोनों पता होनी चाहिए। उसके अलावा देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये तो आपको सबको पता होगा, क्या 7 सितंबर, 3 सितंबर, 5 सितंबर या फिर 4 सितंबर। देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में यह मनाया जाता है, इंपोर्टेंट तो यह है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 के अंदर क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। और पहली बार शिक्षक दिवस 5 सितंबर 1962 को मनाया गया था, ठीक है ना। और भारत के पहले क्या बने थे, उपराष्ट्रपति भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, दूसरे भी यही थे, ठीक है ना। और ध्यान रखना, दूसरे नंबर के ये प्रेसिडेंट भी बने थे, राष्ट्रपति भी बने थे। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि पहला और दूसरे दोनों क्रम के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, लेकिन भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी ये बने थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो चीज याद रखना आप। और इंपॉर्टेंट ये है कि इनकी याद में ही 5 सितंबर 1962 से लगातार हम क्या मना रहे हैं, शिक्षक दिवस भी मना रहे हैं। चले आगे, चलेगा अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 2025 किस राज्य में प्रारंभ हुआ है, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर। वो कौन सा राज्य है भारत का पूर्वोत्तर राज्य जहां पर ये पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, ये पहली बार, ये देखिए, ये इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के अंदर हुआ है। पहली बार इसका आयोजन असम के अंदर हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2025 के अंदर इसका कौन सा संस्करण है, तीसरा संस्करण है। और इसका आयोजन करा कौन रहा है, तो देखिए नागरिक एवं उड्डयन वाणिज्य, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ इसका आयोजन करवा रहा है। तो यह आपको पता होना चाहिए कौन आयोजन करवा रहा है। पहली बार असम के अंदर, अब की बार तीसरा संस्करण ईटानगर जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी भी है, और वहां पर यह पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हो रहा है। 27वां प्रश्न, केंद्र सरकार ने हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान चांदी के आभूषण, देखिए चांदी के आभूषण के लिए अनिवार्य क्या है, कौन सा है इसमें से, जीआई, पेटेंट, हॉलमार्क या फिर ये वाला चौथा ऑप्शन होगा। तो बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन एकदम सही है। तो ध्यान रखना, अब केंद्र सरकार ने चांदी के आभूषण के लिए इस हॉलमार्क को ऊपर ये लिखा आएगा, जिस तरीके से सोने के आभूषण के ऊपर लिखा आ रहा था, अब देखिए चांदी के आभूषण के लिए भी अनिवार्य कर दिया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये वाला सीधा डायरेक्ट पूछा जाने वाला प्रश्न है। 28वां प्रश्न देखिए, आदर भूमि पर रामसर कन्वेंशन का 15वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2025 में कहां पर आया हुआ था। तो क्या ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुई, जिम्बाब्वे या फिर इटली या फिर पाकिस्तान।
अच्छा, ये पीछे वाली लाइन पे लिखना था भाई। देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो ने 2005 के अंदर पहली बार स्वैच्छिक सोना हॉलमार्किंग शुरू किया था। ये पीछे वाला पेज का था भाई, कि जिस तरीके से सोना अभी स्टार्ट हुआ ना, ये चांदी वाला, तो ये सोना पर 2005 से ही स्टार्ट हो गया था। अब आपको ये बताना है कि ये कहां पर हुआ था। आदर भूमि के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2025 का आयोजन कहां पर हुआ था, तो ये ध्यान रखना है, जिम्बाब्वे के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था? जिम्बाब्वे के अंदर आयोजित हुआ था ये 15वां कोप। प्रश्न ऐसे डायरेक्ट आता है कि कोप 15वां का आयोजन कहां पर हुआ था, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आदर भूमि के संरक्षण के लिए आयोजित होता है भाई। विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? इंपॉर्टेंट है, पहले भारतीय, जहां पर भी पहला आता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन बने? गोपाल सिंह बने, सोनिया बनी, सरबजीत सिंह बने, या फिर माधव गोपाल कामत? तो कौन बने? देखिए, जो विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? मलेशिया के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। मलेशिया के कुआलालंपुर में, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। 20वां इसका संस्करण है। कौन सा संस्करण? 20वां संस्करण, मलेशिया के अंदर आयोजन। और देखिए, जो भारतीय स्क्रैबल संघ, जिसकी स्थापना 2004 के अंदर की गई, और अब की बार जो पहली बार इसको जीता है, वो जीता है माधव गोपाल कामत ने। किसने जीता है? माधव गोपाल कामत ने विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप की जो प्रतियोगिता 2025 थी, इसमें यह फर्स्ट भारतीय है जिसके ये खिताब जीता है। 20वां संस्करण, और 2004 के अंदर स्थापना, और कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी के अंदर इसका आयोजन होता। चलिएगा, अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए, ये प्रश्न आ गया, किस देश ने 26, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाएगा आपको, 26 अपरांजीकृत सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन्होंने तो ये कहना था इनके देश का, तो कि भाई हम ये अपरांजीकृत सोशल मीडिया को हम क्या कर रहे हैं? बैन लगा रहे हैं। लेकिन असल मुद्दा यह था कि वहां की भ्रष्टाचार, वहां की सरकारों के जो भ्रष्टाचार के मुद्दों को उजागर हो रहे थे इस सोशल मीडिया के जरिए, उनके ऊपर बैन लगाना था। फिर वहां पर युवाओं ने, जो कि जैन जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, तो उन युवाओं ने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया, और ऐसा प्रदर्शन हुआ भाई, वहां की तो सरकार तक चली गई, कुर्सी तक नहीं बचा पाए, नेता लोग को भाग के निकलना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, तो आप सबको पता होगा इस देश के बारे में। नेपाल वो देश है जहां पर अभी वर्तमान के अंदर सुशीला कार्की वहां की अंतरिम प्रधानमंत्री भी बनी है। और अभी बता दें, मैं आपको बता दूं, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी 16 साल से कम अगर आयु के बच्चे हैं, उनके ऊपर भी अब सोशल मीडिया के ऊपर कुछ मात्रा में पाबंदी लगाई गई है। और मुझे आप ये कमेंट करके बताइए, अभी कुछ दिन पहले ही विद्यालय के अंदर फोन नहीं ले जा सकते, वो कौन सा देश है जहां पर प्रतिबंध लगाई? कुकी समूह किस राज्य में निवास करता है? कुकी जनजाति, यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। गोवा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, तो वो कौन सा राज्य है जहां पर कुकी जाति निवास करते हैं? तो ध्यान रखना, यहां पर कुकी जाति भी निवास करती है। काबू लामजाओ नेशनल पार्क भी है। यह प्रश्न बार बार आता है। देखिए, गृह मंत्रालय, मणिपुर सरकार तो और इन समूह के बीच एक शांति समझौता हुआ था अभी कुछ दिन पहले, इसलिए यह जाति चर्चा में थी। अब डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुकी जाति किस राज्य के अंदर निवास करती है? तो मणिपुर। काबू लामजाओ नेशनल पार्क भी यहीं पर है। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न, अनुतेन चारण विराकुल ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? नाम बड़ा अटपटा भाई, अनुतेन चारण विराकुल। ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, थाईलैंड या फिर पाकिस्तान? वो कौन सा देश है जहां पर अनुतेन चारण विराकुल ने वहां पर प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो वो कौन सा देश है? तो ध्यान रखना, ऐसे देश है जिसका नाम है थाईलैंड। वो देश कौन सा है? थाईलैंड देश है जहां पर अनुतेन चारण विराकुल ने शपथ ली है। पहले यहां पर सिनावात्रा थी और इसको न्यायालय द्वारा इनको हटा दिया गया था। और उसके अलावा ध्यान रखना, जापानी प्रधानमंत्री शिंजेरू इशिबा ने भी इस्तीफा दिया भाई। शिगेरू इशिबा ने, इसने भी इस्तीफा दिया है कोर्ट के हस्तक्षेप से। इनके ऊपर भी कुछ आरोप लगे थे, और फिर वहां की थाईलैंड की सुप्रीम कोर्ट ने इनको वहां से हटा दिया, या फिर उनको हटा दिया भाई, ठीक है ना। और अब देखा क्या, जब इनको हटा दिया गया थाईलैंड की वसीना वात्रा को, अब उनकी जगह अब नया है अनुतेन चारण विराकुल। उससे पहले जापान के भी प्रधानमंत्री ने खुद ने इस्तीफा दिया है, शिंगेरू इशिबा, और इन्होंने भी इस्तीफा दिया भाई, ठीक है ना। वैसे कोर्ट के हस्तक्षेप भी हुआ यहां पर, ठीक है ना। ऑपरेशन सिंदूर इंपॉर्टेंट है, पुस्तक किसकी है? अरुणा सिंह, केजेएस ढीलन, उपेंद्र त्रिवेदी या फिर मोहन मेहता? ये पुस्तक किसकी है?
और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ऑपरेशन सिंदूर वाली वो पुस्तक है वो लॉन्च किसने की थी, तो ध्यान रखना उपेंद्र द्विवेदी जो कि सेना के प्रमुख है, इन्होंने लॉन्च की थी। और ये पुस्तक है वो के.एस. ढीलन की है भाई, के.एस. ढीलन की पुस्तक है। क्या नाम है, ऑपरेशन सिंदूर है भाई। ऑपरेशन सिंदूर किसकी पुस्तक है, के.एस. ढीलन की है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो आप सबको पता होगा, पहलगाम हमले के खिलाफ में हमने कार्रवाई की थी। भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला देश की कौन सी आदिवासी परिषद बन गई है, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला देश की कौन सी आदिवासी परिषद बन गई है, आइजोल, ईटानगर, बोडोलैंड या फिर दिसपुर। तो देखिए वो कौन सी आदिवासी परिषद बन गई है, वो बोडोलैंड बन गई है। बोडोलैंड असम के अंदर है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यह असम के अंदर है बोडोलैंड। कुछ दिन पहले ये खुद अपना अलग राज्य भी बनाने की मांग हो रही थी। अब मैं आपको बता दूं संविधान की जो अनुसूची 6 है उसके अंदर ध्यान रखना ये 4 राज्य इसके अंदर दे रखे हैं। ये 4 राज्य अनुसूची 6 के अंदर है। एक तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। देखिए ATM ऐसे बन रहा है, ATM। ए से असम हो जाएगा, टी से त्रिपुरा हो जाएगा और एम स्कोर कर लो भाई मेघालय और मिजोरम। मणिपुर इसके अंदर नहीं है, मेघालय मिजोरम है ना, मणिपुर नहीं है। ध्यान ये रखना है कि मणिपुर नहीं है, असम है, ATM से हो जा रहा है। देखिए सॉरी यहां पर ATM असम, त्रिपुरा, एम स्कोर कर लो, मणिपुर हटा दो, मेघालय मिजोरम दोनों हो जाएगा ना, चलेगा। अगला प्रश्न लेते हैं। 35वां प्रश्न कह रहा है भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की शुरू किस राज्य ने की है, गोवा, राजस्थान, असम या फिर आपके पंजाब राज्य ने की है। तो वो कौन सा राज्य है, देखिए यहां पर ये जो भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है उसका ये पहला संस्करण है। इंपॉर्टेंट ये है। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो पुरस्कार है इसके अंदर मनु भाकर को दिया गया था। ये पुरस्कार किसको दिया गया था, मनु भाकर को दिया गया था। और ये असम राज्य के अंदर। किस राज्य ने शुरुआत की है इस पुरस्कार की, असम राज्य ने की। पहली बार पुरस्कार है, पहला संस्करण है। सबसे ज्यादा पहला पुरस्कार किसको मिला, मनु भाकर को मिला। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को यह पुरस्कार दिया गया। चलें अगला क्वेश्चन ले। और भाई आवाज क्लियर आ रही है ना, मैसेज करके जरूर बताएगा भाई, ठीक है ना। और इस क्लास को अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। क्लास अच्छी लग रही है लाइक एक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि अगली आने वाली क्लास, अपनी मंथली क्लास तो आती है करंट अफेयर्स की, उसके अलावा राजस्थान पॉलिटी हो चाहे इंडियन पॉलिटी हो, उसके अलावा राजस्थान से जीके से संबंधित या फिर राजस्थान सब इंस्पेक्टर से संबंधित जितने भी क्लासें हैं हिंदी की, वो भी अपना बैच चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, जो कि आप जाके उन क्लासों को जरूर देखिएगा और फायदा लीजिएगा। देखिए एंड्रयू होलनेस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल की शपथ ली भाई, कौन से कार्यकाल, तीसरा कार्यकाल की, जर्मनी, यूएई या फिर इटली या फिर जमैका। वो कौन सा देश है जहां पर इन्होंने शपथ ली है, जिस देश की राजधानी है किंगस्टन। अब तो आइडिया लगाओ भाई, जिस देश की राजधानी है किंगस्टन और वो देश है कौन सा, जमैका देश है। और यहां पर इन्होंने तीसरे क्रम के रूप में इन्होंने शपथ ली है एंड्रयू होलनेस ने। कैंसर का टीका जिसका नाम है एंड्रोमेक्स का किस देश ने हाल ही में अनावरण किया है, जापान, फ्रांस, इटली या फिर रूस। वो कौन सा देश है जहां पर कैंसर के टीके का दावा किया है कि अब ये हमारी दवाई आ चुकी है और इसे ठीक भी हो सकता है। तो देखिए कैंसर के रूप में रूस ने यह दावा किया है कि हमने वो दवाई बना ली है जिसका नाम है एंट्रोमिक्स। और ध्यान रखिएगा कैंसर दिवस है वो 4 फरवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर या फिर 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, देखिए आप बताइए आंसर। देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की शुरुआत है वो 1967 के अंदर होती है, ठीक है। 2025 की जो थीम रखी गई है वो देखिए एक तो रखी गई है डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। डिजिटल युग के अंदर साक्षरता को बढ़ावा देना, ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 की थीम रखी गई है। और यह दिवस कब मनाया जाता है, यह दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। वापस देख लीजिएगा, थीम जरूर याद रखिएगा, डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। देखिए अगला प्रश्न लिखे 39वां प्रश्न, अहमदाबाद में होने वाली
कहां पर हो रही है? अहमदाबाद के अंदर। कौन सी? 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025, जिसका क्या शुभंकर क्या लॉन्च किया है। देखिए अहमदाबाद के अंदर हो रही है एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 हो गई, अब 11वीं है। और इसका शुभंकर क्या है? मरीना, डोल, थालवीर या फिर जलवीर। ये 11वां संस्करण मैंने वहां पर भी बता दिया था। देखिए इसका शुभंकर है वो जलवीर रखा गया है। अहमदाबाद के अंदर होगी, 11वीं है। कौन सी है? एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025, जिसका आयोजन शुभंकर है वो जलवीर रखा गया है। क्या शुभंकर रखा गया? जलवीर रखा गया। अक्सर शुभंकर वाले प्रश्न बनते हैं, शुभंकर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली स्वदेशी लंबी, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना भाई, पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? वो कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, यूक्रेन या फिर पाकिस्तान। कौन सा वो देश होगा? कौन सा वो देश होगा जिसने ये किया है? तो ध्यान रखना ये फ्लेमिंगो है ना, फ्लेमिंगो आपके यूक्रेन ने किया भाई। यूक्रेन वो देश है जिसको पहली बार सफल परीक्षण कर दिया है। यूक्रेन वो देश है जिसका फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क कहां प्रारंभ हुआ है? मणिपुर के अंदर, गोवा के अंदर, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। जिसका वो स्थान है, अगर स्थान पूछे तो वो खुर्जा स्थान है। और ये खुर्जा स्थान कहां पर पड़ता है? खुर्जा स्थान कहां पर पड़ता है? ध्यान रखना ये खुर्जा स्थान उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क जो कि उत्तर प्रदेश के खुर्जा नामक स्थान पर बनने जा रहा है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने हासिल कर दिया? देखिए उसको पिछाड़ कर, पहले थे जो अमीर उनको पछाड़ कर अब इनका नंबर आ गया भाई। और ये कौन बन गए? अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने हासिल कर दिया? एलन मस्क ने कर दिया या फिर मार्क जुकरबर्ग, लेरी एलिसन, जेफ बेजोस। ध्यान रखना ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? ब्लूमबर्ग इंडेक्स इसकी रिपोर्ट के अनुसार एलन मस्क को पछाड़कर अब कौन आ गए हैं? एलन मस्क को पछाड़कर कौन आ गए हैं? ये तो ये वाले व्यक्ति आ गए, क्या नाम है? लेरी एलिसन। एलन मस्क को पछाड़कर लेरी एलिसन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके भी। एलन मस्क आपको सबको पता होगा टेस्ला के मालिक हैं। आईआईएम अहमदाबाद के पहले अंतरराष्ट्रीय परिसर, आईआईएम के पहले अंतरराष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन कहां किया गया है? आईआईएम अहमदाबाद के पहले अंतरराष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन देखिए मॉस्को, रोम, पेरिस या फिर दुबई। तो इसका कहां पर हुआ है? तो ये यूएई के अंदर हुआ है, दुबई शहर के अंदर, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री है, उनके द्वारा यह उद्घाटन किया गया। चलें अगले क्वेश्चन पर। अब तक जितने क्वेश्चन बताए भाई समझ में तो आ रहा है ना? कमेंट तो कीजिए भाई, एक दो कमेंट तो करके बता दीजिएगा। और अगर क्लास पसंद आ रही तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा भाई, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारतीय सेना ने किस राज्य के संयम प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? संयम प्रहार अभ्यास जो कि एक ड्रोन तकनीक पर आधारित था, ड्रोन तकनीक पर आधारित था एक यह अभ्यास कहां पर किया है? गोवा, गुजरात या फिर गोवा, अच्छा गोवा 2 बार लिख दिया, और अरुणाचल प्रदेश। तो ये कहां पर हुआ है भाई? तो ध्यान रखना ये जो ड्रोन तकनीक पर आधारित है, क्योंकि यहां पर अत्यधिक पहाड़ी वाला इलाका है, इसलिए यहां पर एक नई ड्रोन तकनीक के आधार पर युद्धाभ्यास को किया जा रहा है, जिससे कि दुश्मन को दूर से भी पहचान जा सके और कहीं पर भी पता लगाया जा सकती है। यह अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ था, आप इतना ध्यान रखना, संयम प्रहार अभ्यास अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अगला प्रश्न, किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत, इंपॉर्टेंट है भाई सवाल, मरणोपरांत अर्थशास्त्र के लिए टीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी को, नरेंद्र मोदी को, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये किनको दिया गया ये पुरस्कार? पीवी नरसिम्हा राव। ध्यान रखना पीवी नरसिम्हा राव, ये पुरस्कार किसको दिया गया है? यह दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही 1987 के अंदर इनको पद्म भूषण दिया गया भी, पद्म विभूषण, भूषण नहीं है, पद्म विभूषण। ये देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का सेकंड वाला पुरस्कार है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये ऐसे क्रम चलता है। 2004 के अंदर 2004 से 2014 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट 1991 के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नहीं एजुकेशन नहीं है भाई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है ना, आर्थिक गतिविधि, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना भाई,
या आर्थिक इकोनॉमी का ना, इकोनॉमी पॉलिसी है। तो ये आपको ध्यान रखना, डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार, जो कि मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। इनको पद्म विभूषण 1987 में और 1991 के अंदर ये। और देखिए 46वां प्रश्न, देखिए किस देश ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एआई मंत्री डायला, क्या नाम है, एआई मंत्री डायला को नियुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? ऑस्ट्रेलिया, यूएई, या फिर रूस, या फिर अल्बानिया। वो कौन सा देश है जहां पर भ्रष्टाचार से निपटने के लिए डायला को नियुक्त किया है एआई मंत्री? भाई गजब हो गया ना। और ये किसको बनाया गया है? अल्बानिया देश के अंदर ये ऐसा किया गया है। अब देखिए भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री बनाया गया है इस देश के अंदर। देखना होगा अब कैसे होगा। वेसो मुक्केबाजी चैंपियनशिप, वेसो मुक्केबाजी चैंपियनशिप 57 किलो वर्ग के अंदर किसने देखिए स्वर्ण पदक जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। जिम, देखिए यहां पर ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है, यहां पर सीधा सीधा आप ये आंसर ही याद कर ले, जैस्मिन लेम्बोरिया। ये ऊपर वाला तीनों ऑप्शन आप छोड़ सकते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप सीधा ऑप्शन पर ही जाइए, जैस्मिन लेम्बोरिया। भाई जैस्मिन लेम्बोरिया ने ही 57 किलो भार के अंदर स्वर्ण पदक जीता है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अंदर। और यह प्रतियोगिता हुई कहां पर थे? तो देखिए यह प्रतियोगिता लिवरपूल यूके के अंदर हुई थी। लिवरपूल यूके के अंदर हुई थी। इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल, 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। 2000 देखिए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत की मीनाक्षी हुड्डा 48 किलो में विश्व चैंपियन भी बनी। यह भी आप ध्यान रख सकते हैं, विश्व चैंपियन भी बनी है। लेकिन यह ध्यान रखना, जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई 57 किलो भार के अंदर स्वर्ण पदक जैस्मिन लेम्बोनिया ने यह जीता है। लिवरपूल यूके के अंदर यह प्रतियोगिता आयोजित होती है, 2 गोल्ड जीता है। 2025 के अंदर जो विश्व चैंपियनशिप बनी है, जिनका नाम क्या है? मीनाक्षी हुड्डा, 48 किलो भार वर्ग में। तो ये जितने भी फैक्ट है आप जरूर एकदम याद करके जाइए भैया, प्रश्न सीधा डायरेक्टली आने वाला है। भारत की कितनी संपत्तियां को यूनेस्को, इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, यूनेस्को विरासत की संभावित सूची में शामिल किया गया है? देख लीजिएगा कितनी सूचियों को। तो देखिए ये है ना 3, 10, 7, 5, तो कितनी होगी? तो ये 7 होने वाली भाई। देखिए अब तक भारत के अंदर देखिए 43वीं मोइदम थी, वर्तमान में 44 है। 44वीं कौन सी है? मराठा सैन्य प्रदेश है, जिसमें 12 किले हैं, 11 मराठा के महाराष्ट्र के हैं और एक तमिलनाडु का किला है। तमिलनाडु वाला किला कौन सा है, जिसका नाम आप मुझे बताएंगे। और ये वाला स्थल है पंचगनी महाबलेश्वर महाराष्ट्र के अंदर, तिरुमला पहाड़ी आंध्र प्रदेश, एरामट्टी विशाखापट्टनम, वर्कला केसल, डेक्कन ट्रिप कर्नाटक, मेघालय गोपाएं और नरगा पहाड़ी, ये सभी को इनके अंदर शामिल किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये संभावित सूची के अंदर है, यूनेस्को की संभावित सूची है भैया, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान से भी एक संभावित सूची के अंदर अभी शामिल हुआ है, यूनेस्को की विरासत की संभावित सूची के अंदर, जिसका नाम आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। चलें आगे, ये ध्यान रखना यूनेस्को के अंदर वर्तमान में भारत की 44 साइट है, जबकि 93 साइट है रामसर स्थल, जबकि 59 बन चुके हैं बाघ संरक्षण, है ना, बाघ अभ्यारण्य, जबकि 107 बन चुके हैं राष्ट्रीय नेशनल पार्क। तो ये आप सबको पता होना चाहिए। अब देखिए 50वां प्रश्न है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया? 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर, ये तो आपको पता होगा भाई। और ये पहली बार सितंबर 1949 को मनाया गया और यह हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल 14 सितंबर को हम मनाते हैं। अनुच्छेद 343 के अंदर इसका वर्णन भी कर रखा है हिंदी भाषा संबंधित। देखिए बताइएगा, आप मुझे ये बताइएगा, भारतीय संविधान के अंदर वो कौन सी अनुसूची है जिसके अंदर भाषा से संबंधित वो अनुसूची है और उसके अंदर कितनी भाषाओं का उल्लेख कर रखा है? अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है, न्यूयॉर्क घोषणा का संबंध किससे है? यूएसए, रूस, यूक्रेन, फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान करना, फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है?
तो इस प्रश्न का सही है कि फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य लगातार ये युद्ध चल रहा है। न्यूयॉर्क घोषणा पत्र का संबंध सीधा सीधा फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान करना है। अब देखिए, दो राज्य समाधान के माध्यम से फिलिस्तीनी मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए यह समझौता किया गया या इसकी घोषणा की गई। इंपॉर्टेंट है, फिलिस्तीन इजराइल वाला मुद्दा हर बार एग्जाम के अंदर छाया हुआ रहता है। 52वां प्रश्न देखिए, बेराबी सेराग रेल लिंक से किसको पहली बार पहला रेलवे संपर्क मिला है? तो देखिए, शिलोंग, जयपुर, ईटानगर या फिर आइजोल। वो कौन सा शहर है जिसको पहली बार इसका अंदर मिला है? तो इंपॉर्टेंट है, ये है आइजोल। वो है आइजोल जो कि मिजोरम की राजधानी, मिजोरम की राजधानी, और इसको मिला है पहली बार रेलवे कनेक्टर, ये रेलवे से संपर्क मिला है। इंपॉर्टेंट ये है, देखिए, मिजोरम 1987 के अंदर 53वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा मिजोरम 1987 के अंदर भारत का राज्य बनता है। और ये 51 किलोमीटर है भाई, ये तो आप ध्यान रख सकते हैं, कुछ नहीं रखे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना भाई, मिजोरम 1987 के अंदर 53 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन के द्वारा मिजोरम राज्य की स्थापना। और ये आइजोल क्यों? बिलीवर्स डिलेमा पुस्तक किस प्रधानमंत्री की है? नरेंद्र मोदी जी की, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की, या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, या फिर एच.डी. देवगौड़ा? तो किसकी है यह पुस्तक जो अभी चर्चा में थे? और इसके लेखक कौन है? अभिषेक चौधरी इसके लेखक हैं, अभी विमोचन हुआ है। और यह पुस्तक किसके ऊपर लिखी गई है या किस प्रधानमंत्री की है? तो अटल बिहारी वाजपेयी की है। किसकी पुस्तक है? अटल बिहारी वाजपेयी की है। मैंने कहा ना, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और जितने भी जिसका निधन हो रखा है, जिनकी नियुक्ति हुई है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है, जितने भी अभ्यास है या फिर युद्ध अभ्यास है या फिर कोई एप्लीकेशन है, सबका निचोड़ करके हम लेके आए भाई। कोई भी प्रश्न गलत होने का चांस भी नहीं बनेगा। किसने भूपेन हजारिका के जन्म दिवस पर जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपए का क्या किया है? सिक्का जारी किया है। फिक्की ने किया है, वित्त मंत्रालय ने किया, भारत सरकार ने किया, या फिर आरबीआई ने किया है? तो देखिए, ये भूपेन हजारिका है, वो असम राज्य के क्या थे? गायक और लेखक थे। इनको 2019 के अंदर क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया। और अभी वर्तमान के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको क्या दिया है? एक 100 रुपए का सिक्का जारी किया है इनके ऊपर पर। भूपेन हजारिका, ठीक है, भूपेन हजारिका असम राज्य के संबंधित हैं। किस राज्य के डीडी लपांग, इंपोर्टेंट है, निधन वाला प्रश्न आया है। डीडी लपांग का 91 वर्ष की आयु के अंदर क्या हो गया? निधन हो गया। अब निधन हो गया तो ये असम के हैं या फिर गोवा के हैं, मणिपुर के हैं या फिर मेघालय के हैं? किस राज्य के हैं डीडी लपांग? ये हैं भाई 4 बार मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं भाई, 4 बार मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। और ये राज्य है कौन सा? ये राज्य है मेघालय। मेघालय राज्य के हैं भाई, ये मेघालय राज्य के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्या नाम है? डीडी लपांग। 91 वर्ष की उम्र के अंदर इनका निधन हो गया। वर्ष 2027 के अंदर एससीओ का शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करने जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, इटली या फिर पाकिस्तान? 2027 वाला एससीओ का शिखर सम्मेलन, देखिए 2026 वाला अभी बताया था, और 25 वाला, 24 वाला हम सब देख के आए पीछे, और अब ये है 2027 वाला। इसकी मेजबानी कौन करने वाला है? तो भाई अपना ही एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है पाकिस्तान, है ना। ये करने वाला, एक मिनट भाई, पाकिस्तान है वो 2027 के अंदर संघाई सहयोग संगठन की क्या करने वाला है? मेजबानी करने वाला है। 2025 की हम अभी देख के आए थे, चीन ने की इस बार, अभी हुआ था। और 2026 के अंदर ये होगा किर्गिस्तान के अंदर। कहां पर होने वाला है? किर्गिस्तान के अंदर होने वाला है। और 2027 के अंदर ये होने वाला है पाकिस्तान के अंदर, एससीओ शिखर सम्मेलन, संघाई सहयोग संगठन। विश्व ओजोन दिवस 2025 कब मनाया गया? 11 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर। ओजोन संरक्षण, ये कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। इस साल की जो थीम थी वो थी विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। आप सबको पता होगा 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक समझौता भी होता है। 16 सितंबर 1900, मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा का एक शहर है, जहां पर समझौता होता है ग्रीन हाउस गैसों के संरक्षण,
या फिर ग्रीन हाउस गैसों को कैसे रोका जाए, ग्लोबल वार्मिंग, जमीन या फिर पृथ्वी का तापमान को नियंत्रित करने के लिए। ये 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। 16 सितंबर तारीख याद रखना, 16 सितंबर, और ये यहीं से बना है 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और यहीं से 16 सितंबर ओजोन दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन को हानिकारक पहुंचाने वाली गैसों को कैसे कम किया जाए, उनको कंट्रोल करने के लिए। अगला देखिए 58वां प्रश्न, महिला वर्ग में फिडे ग्रेट स्विस टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? विश्वनाथ आनंद या फिर वैशाली रमेश बाबू, कोनेरू हम्पी या फिर दिव्या देशमुख। तो किसने जीता है? देखिए महिला वर्ग में फिडे ग्रेट स्विस टूर्नामेंट कहां पर हुआ है? उज्बेकिस्तान के समरकंद के अंदर यह हुआ है। इंपॉर्टेंट यह है कि 84वां ग्रैंड मास्टर है भाई, और अब देखिए ये तो हुआ, लेकिन ये 84वां ग्रैंड मास्टर है, लेकिन अब तक बन कितने चुके हैं? 89 ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, और 89 बना है वो रोहित कृष्णा बन चुका है, और ये जीता है वैशाली रमेश बाबू। और ये कौन सा नंबर का है? ये 84 नंबर की है भाई, वैशाली रमेश बाबू 84 नंबर का है। लेकिन अब तक 89, वर्तमान तक 89 ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा है अभी वर्तमान में, लेकिन अनीश गिरी ने जीता है 2025 वाला फिडे ग्रैंड स्विस का खिताब। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ये अलग है भाई, ग्रेट स्विस का खिताब। अच्छा ये ऐसे कैसे होगी भाई? ये सही है भाई, वैशाली रमेश बाबू सही है, या फिर यहां पर ये ऑप्शन गलत लिख दिया इस प्रश्न को भाई। ये यहां पर लिखना था, वो यहां पर लिख दिया भाई, रमेश बाबू यहां लिखना होता, ये इधर वाला भाई, ठीक है ना। ये वाला देखिए अनीश गिरी वहां पर लिखना था, वैशाली रमेश बाबू आ गया है, और रमेश बाबू यहां पर लिखना था, थोड़ा उल्टा सुल्टा हो गया। तो देखिए अनीश गिरी ने जीता है 2025 का फिडे ग्रैंड स्विस का खिताब। देख लेना भाई, ठीक है ना, थोड़ा इस प्रश्न को। अगला देखिए 59% विश्व बौद्धिक संपदा संगठन सूचकांक, जो नवाचार सूचकांक आया है, भारत को इसमें अंदर कौन सा स्थान मिला? पीछे वाला प्रश्न को थोड़ा उल्टा सल्टा हो चुका है, वहां से देख लेना उधर पे, ठीक है ना, क्योंकि साइड में छप गया है, लिखना ऑप्शन के अंदर था, उस प्रश्न को थोड़ा ढंग से देख लेना, ठीक है ना। और विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक के अंदर 37वां, 78वां, 48 या फिर 38 कौन से नंबर का? देखिए विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसके अंदर जो पहले नंबर पर था देश है वो है स्विट्जरलैंड, और जो 39वें नंबर पर है वो नाइजर है भाई। ये यहां पर थोड़ा गलत लिख रखा है, नाइजर है भाई, ठीक है ना। नाइजर देश है 139वां देश है, और भारत है ना वो इसके अंदर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 138वां स्थान भारत ने हासिल किया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अंदर भारत ने 38वां स्थान हासिल किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलेगा अगला लेते हैं। अगला प्रश्न है आज का 60वां प्रश्न, भारत अपना उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन कहां स्थापित करने जा रहा है? यूएई, यूएसए, जापान या फिर डिएगो गार्सिया। देखिए ये है ना, इस प्रश्न का आंसर जो भारत है वो अपना उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन है वो डिएगो गार्सिया के अंदर स्थापित करने जा रहा है, और ये वाला मॉरिशस के पास है भाई, हिंद महासागर के अंदर। कहां पर है? हिंद महासागर के अंदर ये इसको ट्रैकिंग स्टेशन भारत अपना स्थापित करने जा रहा है डिएगो गार्सिया के अंदर। चलेगा अगला प्रश्न लेते हैं। दलीप ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे या फिर इटली या फिर सेंट्रल जोन। किसने जीता है दलीप ट्रॉफी? दलीप ट्रॉफी किसने जीती है? तो रजत पाटीदार के नेतृत्व में यह ट्रॉफी जीती गई है। इसमें भी ऑप्शन चेंज करने थे, नहीं किए हैं। और हराया किसको है? साउथ जोन को हराया भाई, यहां पर हराया लिखा हुआ है, साउथ जोन को हराया है। और जीता किसने? सेंट्रल जोन ने जीता है भाई, सेंट्रल जोन ने जीता दलीप ट्रॉफी, सेंट्रल जोन ने जीता। कौन था कप्तान? रजत पाटीदार के नेतृत्व में, हराया साउथ जोन को। जापान का आईसा J1 उपग्रह कौन से रॉकेट से प्रक्षेपित करेगा? PSLV रॉकेट Z, PSLV रॉकेट 1, PSLV रॉकेट या फिर SSLV रॉकेट। तो कौन सा होगा इसके अंदर? कौन सा होने वाला है? आप में से कोई बताना चाहेगा इसका? तो भाई ध्यान रखना, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल,
रॉकेट से ही इसको लॉन्च करने जा रहा है। किस देश के साथ पाकिस्तान ने एक पर हमला दोनों पर हमला रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, इटली, सऊदी अरब। ये पाकिस्तान ने किया है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो उस देश पर भी हमला होगा, और वो देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब पर हमला माना, पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शून्य मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला प्रदेश बन गया? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो कि शून्य मात्र मृत्यु दर प्राप्त करने वाला बन गया है? तो देखिए, मात्र मृत्यु दर का क्या मतलब है? 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म के ऊपर दौरान 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म के दौरान, प्रसव के दौरान होने वाली मृत्यु किसकी? माताओं की। वहां पर अगर कम मृत्यु होती है तो वो राज्य है ना पांडुचेरी। पांडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर 1 लाख बच्चों के जन्म पर शून्य मात्र मृत्यु दर को प्राप्त किया है। शून्य मात्र मृत्यु दर प्राप्त हुई है। कौन सा? पुडुचेरी या फिर पांडिचेरी। संयुक्त राष्ट्र इंपोर्टेंट सवाल है यह प्रश्न कई बार एग्जाम में सीधा पूछा गया, तो इसका देख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा सत्र हुआ है? 80वां सत्र हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र के जो अध्यक्षता किसने की है? मोहम्मद रफी, इंजला मर्केल, सोनम वांगचुक या फिर जर्मन एनालेना बैरलॉक। तो कौन है वो? कौन है? ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो 80वें सत्र है, इसकी थीम है ना साथ मिलकर बेहतर, ये तो रखी गई, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता की है वो जर्मनी की है एनालेना बैरबॉक। जर्मनी की एनालेना बैरबॉक ने इसकी अध्यक्षता की है संयुक्त राष्ट्र महासभा की। किस देश में पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर, ध्यान रखना ये वाला इंपोर्टेंट है, जुपिटर लॉन्च किया है? ये इंपोर्टेंट है, जुपिटर को लॉन्च किया है। ऐसा प्रश्न पूछा भी गया है कई बार। और ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, जर्मनी या फिर पाकिस्तान, तो वो कौन सा देश है जहां पर जुपिटर, जो कि ये दुनिया का चौथा सबसे तेज कंप्यूटर है भाई, सुपर कंप्यूटर है। और भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा था? सबसे परम 8000 भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर। यह दुनिया का चौथा कंप्यूटर है जो कि कहां पर स्थापित हुआ है? जर्मनी के अंदर। कहां पर स्थापित हुआ है? जर्मनी देश के अंदर यह स्थापित हुआ है, जो कि जुपिटर नाम से जर्मनी देश के अंदर। भारत का सुपर कंप्यूटर है परम 8000। 67वां प्रश्न देखिए, पुरुष वर्ग का वर्ष 2025 का बैलोन डी, इंपोर्टेंट है, कई बार भी ये पूछा भी गया, बैलोन डी। अरे भाई, बैलोन डी और पुरस्कार है यहां पर तक। बैलोन डी और पुरस्कार किसे मिला है? इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। एताना बोनमाटी को, ओस्मान डेम्बले को, या सरीना विंगमैन को, एंजल मार्की को। तो ये किसको मिला है? और ध्यान रखना, ये फुटबॉल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है ना? फुटबॉल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और यह पुरस्कार मिला है आपके किसको मिला है ये पुरस्कार? ये पुरुषों की कैटेगरी में तो मिला है ओस्मान डेम्बले, और महिला कैटेगरी के अंदर मिला है एताना बोनमाटी महिला को मिला, एतानी बोनमाटी महिला को और ओस्मान डेम्बले। तो ये दोनों पता होना चाहिए, पुरुष और महिला दोनों पता होना चाहिए आपको पास। अब देखिए, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में कौन होंगे? सचिन तेंदुलकर, राहुल, महेंद्र सिंह धोनी या फिर मिथुन मन्हास कौन होने वाले? और जो होंगे वो ध्यान रखना, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली के पूर्व बल्लेबाज भी रह चुके हैं। और बीसीसीआई की फुल फॉर्म भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बनने जा रहे हैं? तो ध्यान रखना, ये बनेंगे, अब कौन बनेंगे? मिथुन मन्हास बनने वाले हैं। मिथुन मन्हास अब अगले बीसीसीआई के नए अध्यक्ष होंगे। नई दिल्ली वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 भागीदार देश कौन बने? जो नई दिल्ली के अंदर फूड इंडिया 2025 का आयोजन होगा, उसके अंदर भागीदार देश कौन बने? इसके अंदर न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड यूएई, न्यूजीलैंड ईरान या फिर यूएई सऊदी अरब। वो कौन से देश हैं जो कि इसके अंदर भागीदार देश बने? तो ध्यान रखना, ये न्यूजीलैंड और सऊदी अरब, ये दो देश हैं वो भागीदार देश के रूप में बने हैं। और ये भी आप ध्यान रखिएगा, 25 तारीख से 28 सितंबर तक इनका आयोजन हुआ था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कर रहा है, और ये दिल्ली के अंदर चौथा संस्करण, कौन सा संस्करण? चौथा संस्करण इसका आयोजन हुआ है, जिसके अंदर भागीदार देश न्यूजीलैंड और सऊदी अरब।
19वां राष्ट्रीय जमहूरी, देखिए इंपॉर्टेंट है जमहूरी, 19वां राष्ट्रीय जमहूरी किस राज्य की मेजबानी में आयोजित होगा? मणिपुर, गोवा, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? उससे पहले मैं आपको बता दूं 18वां राष्ट्रीय जमहूरी जो कि राजस्थान के अंदर आयोजित हुई थी, और इसको आयोजन कौन कर रहा है? भारत स्काउट गाइड्स इसको आयोजित करवा रहा है, और ये 24 नवंबर को होगा। अभी अक्टूबर चल रहा है, अगले नवंबर के अंदर ये होने वाला है, और ये 19वां होगा। वो होगा कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रही है जमहूरी, राष्ट्रीय जमहूरी, जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। कौन से क्रम की? 19वें क्रम की। 18वीं कहां पर हुई थी? राजस्थान के अंदर, रोहटपाली के अंदर। रोहटपाली है ना। चलेगा, अगला प्रश्न लेते हैं। 71वां प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक प्रतिभाओं आकर्षित करने के लिए किस देश ने, ये देखिए, किस देश ने के वीजा की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चीन ने, जिम्बाब्वे ने, या फिर इटली, या फिर पाकिस्तान? क्या है ना, अभी हाल ही के अंदर ये वाला H1B वीजा यूएसए द्वारा थोड़ा ज्यादा ही चर्चा में था, क्योंकि इसके ऊपर प्रतिबंध वगैरह लगाए गए थे। तो इस कारण अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, इन क्षेत्रों के अंदर जो प्रतिभावान जो युवक है या फिर प्रतिभावान जो लोग हैं, उनको अपने देश की ओर आकर्षित करने के लिए के वीजा को लॉन्च किया है। और ये देश आप सबको पता होगा, ज्यादातर यही देश लालच देता है, और ये देश है चीन। चीन देश ने ऐसा स्टार्ट किया भाई, जो कि इसको काउंट करने के लिए। चलेगा, अगला प्रश्न है, यूएनएपी यंग चैंपियंस, इंपॉर्टेंट है भाई, यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी जी को, मोहना सिंह को, सोनिया शर्मा, जिनाली मोदी को? किसको दिया गया ये पुरस्कार? ये ध्यान रखना, ये पुरस्कार कौन देता है? तो देखिए, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ये पुरस्कार देता है। किसके लिए दिया गया था यह पुरस्कार? महाराष्ट्र के अंदर एक महाराष्ट्र के है व्यक्ति जिनका नाम है जिनाली मोदी, जिनका नाम है जिनाली मोदी। जिनाली मोदी ने महाराष्ट्र के अंदर केले के तनों को बनोफी लेदर में बदलना है। यहां पर लेदर है भाई, ठीक है ना, यहां पर लेदर है भाई, ठीक है ना। केले के तनों से यहां पर, अरे भाई क्या हो रहा है, देखिए यहां पर से है भाई, ठीक है ना, से लेदर में बदलने का इन्होंने कार्य किया है। तो वो किसको मिला है? जिनाली मोदी को यह पुरस्कार मिला है, यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम को द्वारा दिया गया है। और ध्यान रखना, इसका यूएनएपी का मुख्यालय है वो केन्या के अंदर है, और यह 5 जून 1972 को इस संस्था की स्थापना मान सकते हैं। और ध्यान रखना, 5 जून को हम क्या मनाते आ रहे हैं? पर्यावरण दिवस भी मनाते रहे। 73वां प्रश्न, जूनियर वेसो रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला जो कि जुडो खिलाड़ी कौन बनी है? तो संजना त्रिपाठी, अश्विनी कुमारी, हिमांशी टोकस या फिर मनिका रोत, कौन बन गई है? तो देखिए, विश्व की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली ये बनी है पहली भारतीय महिला। 68 किलो के अंदर इन्होंने ये खिताब जीता है। और ये महिला कौन बनी है जो सबको पता भी होना चाहिए, और ये बनी है हिमांशी टोकस। हिमांशी टोकस ने ये जुडो के अंदर प्रथम भारतीय जुडो खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने विश्व रैंकिंग शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, जिससे कि इस चैनल पर सबसे पहले अगर कोई भी क्लास अपलोड होती है जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास होगा, और उन क्लासों को आप जरूर लगातार देखें। भाई मंथली करंट अफेयर्स की क्लासें तो अपने आ ही रही हैं, उसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स की मंथली करंट अफेयर्स की क्लास भी आने वाली है, और राजस्थान से पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी है, उसके अलावा राजस्थान जीके उनसे, और हिंदी वाला अपना सिलेबस चल रहा है भाई पूरा का पूरा, राजस्थान सब इंस्पेक्टर वाला, ठीक है ना, तो उसको भी आप जाके जरूर देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है 14वां, पहली बार ISSF जूनियर वेसो कप 2025 किस देश की मेजबानी में प्रारंभ हुआ है? तो भारत, जिम्बाब्वे, इटली, पाकिस्तान, ये किसके मेजबानी में स्टार्ट हुआ है? तो देखिए ये पहली बार ये होगा 2025 के अंदर, ये प्रारंभ भारत की मेजबानी में होगा। शूटिंग के खेल से संबंधित है, 11वां संस्करण है। ये कहां पर होगा? नई दिल्ली के अंदर होगा। नई दिल्ली के अंदर 11वां संस्करण शूटिंग से संबंधित है ये खेल, और ISSF जूनियर वेसो 2025 का कप भारत की मेजबानी में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना।
डीआरडीओ ने पहली बार, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, डीआरडीओ ने जो रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से किस मिसाइल परीक्षण किया है? रेल के ऊपर से, भाई रेल के ऊपर से अभी इन्होंने मिसाइल लॉन्च परीक्षण किया है। तो डीआरडीओ ने किया है अग्नि प्राइम, अग्नि 6, त्रिशूल, आकाश। तो आपको बता दें ये मिसाइल है, वो नाम है अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम है, 2000 किलोमीटर तक इनकी क्षमता है, बैलिस्टिक मिसाइल है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सतह से सतह पर काम करने वाली मिसाइल है अग्नि प्राइम। डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। भाई स्थापना कब हुई ये बताइए आप? भारत के पहले, इंपॉर्टेंट है भाई, डुंगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता प्राप्त हो चुकी है। गोवा, मिजोरम, पंजाब, तमिलनाडु, ये कहां पर मिली है? कहां पर मिली है? ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। पाक खाड़ी के अंदर। और पाक खाड़ी कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इसका IUCN का पूरा नाम अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा ये मान्यता दी गई है पाक खाड़ी के अंदर, जो कि पाक खाड़ी कहां पड़ती है? तमिलनाडु के अंदर। पहले डुगोंग संरक्षण केंद्र रिजर्व को बनने जाएगा यहां पर। चलेगा, अगला प्रश्न लेते हैं। 2030 तक बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली की घोषणा किस देश ने की है? बंद ईंधन चक्र यानी कि पूरा का पूरा ईंधन बंद करने की चल रही है परमाणु ईंधन ऊर्जा। तो रूस है, जापान है, ईरान है, इटली। बंद ईंधन, देखिए यहां पर आइएगा, यह प्रणाली 95% तक खर्च किए गए ईंधन का पुनः उपयोग करेगी। ठीक है ना? यूरेनियम की मांग को कम करेगी। जितना भी ऊर्जा हम खपत कर रहे हैं उसका 95% ऊर्जा को वापस से उपयोग करने वाली है। उस देश ने, किस देश ने घोषणा कर दी है? तो वो देश है भाई रूस। टेक्नोलॉजी के मामले में ये भी काफी आगे है भाई। तो रूस देश ने घोषणा की हमारा ये 95% अगर हम ईंधन खर्च करते तो उसका वापस से उपयोग करने वाले। हाल ही में कौन सा विमान सेवा मुक्त हो गया? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले दिनों में आपको देखने को सीधा मिल सकता है। देखिए कौन सा है? तेजस है, अपाचे है, मिराज है, या फिर मिग 21 है। देखिए ये कहां से हुआ है? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से ही इसको सेना में शामिल किया गया था और वापस यहीं से इनको सेवा मुक्त कर दिया गया है। राजनाथ सिंह जो कि देश के रक्षा मंत्री, इन्होंने ही किया था और ये 1963 के अंदर शामिल हुआ था। 2025 के अंदर ये सेवा मुक्त हो गया है। मिग 21 जो कि सेवा मुक्त हो चुका है। भारत और ग्रीस नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कहां पर संपन्न हुआ है? जापान, चीन सागर, हिंद महासागर या फिर भूमध्य सागर, कहां पर हुआ है? तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, जो भारत और ग्रीस देश के मध्य, जो कि हेलेनिक सेना को भी बोला जाता है इनको, ये भूमध्य सागर के अंदर मध्य हुआ है, भूमध्य सागर के अंदर हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हेलेनिक सेना जो कि ग्रीस की सेना है, जो कि ये पहला है द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है भारत और ग्रीस की सेना के मध्य भूमध्य सागर के अंदर। ओलंपिक की शुरुआत भी ग्रीस से ही होती है 1896 के आसपास, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र, इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ना पहला जहां पर भी आ जाए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कहां स्थापित होगा? फ्रांस, रूस, जर्मनी, मोरक्को। तो देखिए यहां पर भी राजनाथ सिंह ने भी स्टार्ट किया है और यह भी आत्मनिर्भर भारत के भारत पहल के तहत इसका निर्माण होगा और यह होगा मोरक्को देश के अंदर। मोरक्को देश के अंदर भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का स्थापना होने वाली है भाई। अगला देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है 55वां, कौन सा? 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसे सम्मानित किया गया? शाहरुख खान को किया गया, मिथुन चक्रवर्ती को किया गया, मोहनलाल जी को किया गया या अल्लू अर्जुन को किया गया? इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखिए ध्यान रखना, मोहनलाल जी जो कि मलयालम एक्टर हैं, मलयालम अभिनेता हैं और इनको ध्यान रखना 2019 के अंदर इनको पद्म भूषण दिया गया है। 2001 के अंदर मोहनलाल जी को पद्म श्री दिया गया और सिनेमा का जगत का सबसे बड़ा अवार्ड भी है दादा साहब फाल्के अवार्ड। और पहला यह अवार्ड 1996 के अंदर देविका रानी को दिया गया, जबकि 55वां यह है, 54वां पिछले साल, ये 2023 का है, ध्यान रखना ये 2023 का है और 2022 का 54वां जो कि मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। तो ये याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप सही ढंग से देख लेना, ये प्रश्न तो आपको देखने को मिलेगा भाई। वेसु स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में 42 किलोमीटर मैराथन में स्वर्ण पदक जीता है, किसने जीता है? पायल कपाड़िया, रेखा शर्मा, संजना अग्रवाल, आनंद कुमार, क्या नाम है, वेल कुमार ने। तो किसने जीता होगा? यह प्रतियोगिता हुई कहां पर थी? चीन के अंदर।
इसके अंदर हमने क्या क्या जीता है, 2 गोल्ड 1 ब्राउन्ज जीता है, और ये पहली भारतीय है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जीता है आनंद कुमार वेल कुमार ने जीता है ये स्वर्ण पदक विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में 42 किलोमीटर मैराथन दौड़ के अंदर ये इन्होंने जीता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ई गवर्नेंस पर कौन सा राष्ट्रीय सम्मेलन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ है? 26वां, 22वां, 21वां या फिर 28वां? ये कौन सा ई गवर्नेंस था जो कि कहां पर हुआ है? आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में। और इस साल इसकी थीम देख लीजिएगा, विकसित भारत सिविल सेवा डिजिटलीकरण परिवर्तन। विकसित भारत सिविल सेवा डिजिटलीकरण परिवर्तन, और यह इसका 28वां संस्करण था। कौन सा संस्करण? 28वां संस्करण था। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर यह आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर, 26 सितंबर या फिर 25 सितंबर या फिर 28 सितंबर? तो कब मनाते हैं हम अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस? अच्छा, ये इसका कोई लेना देना नहीं भाई, इसका यहां पर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहां पर हम मना सकते हैं 21 सितंबर को हम मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस। पृथ्वी के नवीनतम अर्ध उपग्रह PN-7 अर्जुन की खोज करने वाली PN स्टार्स फर्स्ट दूरबीन कहां स्थित की गई है? हिंद महासागर, ग्रीनलैंड या फिर हवाई द्वीप या फिर चीन? तो देखिए ये वाला प्रश्न है ना, पृथ्वी के नवीनतम अर्ध उपग्रह जो कि PN-7 अर्जुन की खोज करने वाली ये PN स्टार 1 दूरबीन कहां पर स्थापित की गई? तो ये हवाई द्वीप है जो कि अमेरिका के अंदर पड़ता है, USA के अंदर पड़ता है, वहां पर इसको स्थापित किया गया है। ठीक है ना, हवाई द्वीप के अंदर। इसका भी कोई लेना देना नहीं है यहां पर, ठीक है ना। अच्छा, ये प्रश्न कंप्लीट हो चुके भाई, प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। 85 प्रश्न थे सितंबर माह से बनने वाले, वो सारे प्रश्न मैंने आपको जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं। आप इन प्रश्नों को देखेगा, बार बार देखेगा, रिवाइज ही सबसे अच्छा तरीका है, जो कि इनको एक बार याद करिए, बार बार करिए, जिससे कि आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए, इसके बाद से अगर आप अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय के अंदर अब हमारे ये करंट अफेयर्स की तो आ चुकी है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, तो अब देखिए राजस्थान करंट अफेयर्स जो कि मंथली वाली भी आने वाली है, वो आपको आज शाम तक या फिर आज शाम को तक आपको वो क्लास भी मिल जाएगी। तो उस क्लास को भी आप जाके जरूर देखिएगा, उसका भी फायदा उठाएगा। और उसके अलावा राजस्थान सब इंस्पेक्टर से संबंधित अपना हिंदी वाला पूरा का पूरा कोर्स यूट्यूब के ऊपर लगातार चल रहा है, उन क्लासों को जरूर देखिएगा। मंथली करंट अफेयर्स के क्लासों को देखिएगा, पॉलिटिक्स से संबंधित जितनी भी क्लासें हैं उनको भी आप जरूर देखिएगा, और राजस्थान से संबंधित, राजस्थान जीके से संबंधित क्लासें लगातार अपलोड हो रही है, उनको क्लासों का भी आप फायदा भरपूर उठाएगा। और इस क्लास को अगर आपको पसंद आ रही है, क्लास अच्छी लग रही है, तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्लास आपको कैसी लगी, और इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा, और इसका चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि इसकी PDF है मैं वहां पर अपलोड करने वाला हूं, जहां से आप डायरेक्टली इसको अपलोड कर पाएंगे। तो मिलते हैं, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं आगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एक ऐसी ही बढ़िया क्लास जिससे कि इसका अगला पार्ट करंट अफेयर्स को आता ही है, उसके अगला पार्ट और दूसरे वीडियो के अंदर हम मिलते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास पूरी देखने के लिए।